हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आता है जो कि ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए खौफ की अलामत बन जाता है। आज की ये जो कहानी है कुछ ऐसी ही कहानी है और ये कहानी ताबिश भाई की कहानी है। ये कहानी इन्होंने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 से हमें शेयर की है। इससे पहले हम ताबिश भाई की इस खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ताबिश भाई बताते हैं कि इनका जो घर था ये ब्लॉक 17 में एक बहुत मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है, उस ग्राउंड के सामने मौजूद था और ये घर ग्राउंड +2 पे मुश्तमिल था। ताबिश भाई बताते हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा था अक्सर ऐसा होता था कि यहाँ पे बैक टू बैक किराएदार आया करते थे। कुछ अरसे इस घर के अंदर रहते और फिर देखते ही देखते इस घर को पुरस्कार तरीके से छोड़ के चले जाया करते थे। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक हमारे किराएदार थे जिन्होंने रातों रात हमारा ये जो ग्राउंड फ्लोर था इसको मुकम्मल तौर पे ख़ाली कर दिया। और जब इनसे पूछा गया तो वो कहने लगे कि मैं यहाँ से शिफ्ट होने के बाद इसकी हकीकत बताऊँगा। अजीब बात ये थी कि जब मेरे फादर ने मुतअद्दिद बार उस किराएदार से रब्ता किया, लेकिन ना ही उसने कभी हकीकत बताई और ना ही वो शायद बताना चाहता था। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या डर था, ये अल्लाह जानता था या फिर वो किराएदार जानता था। खैर, जब ये घर खाली हुआ तो इत्तफाक से मेरे पेपर्स चल रहे थे और अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात में पढ़ने की नीयत से नीचे वाले हिस्से में यानी ग्राउंड फ्लोर में आके बैठ जाया करता था। अगर आप सच्ची बात पूछें तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे मैं रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे आने लगा था तो मुझे कुछ अजीब सी बातें थी जो महसूस हुआ करती थी। पहली बात तो ये थी कि रात के तकरीबन 12-1 बजे के दरमियान एक अजीब सी खुशबू थी जो इस पूरे घर के अंदर महसूस की जा सकती थी। कभी ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत ही अच्छी खुशबू है, कभी एकदम से ये बदबू के अंदर तब्दील हो जाया करती थी। दूसरी बात ये थी कि अक्सर ऐसा होता है कि रात के तकरीबन 2-2:30 बजे अगर मैं नीचे रुकता और वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा होता तो जो मेरे बराबर वाले कमरे थे वहाँ पे मुझे कुछ मूवमेंट सी महसूस हुआ करती थी। अब अल्लाह जानते हैं ये जो आवाज़ें थी ये बाहर की तरफ से या ग्राउंड की तरफ से या फिर किसी पड़ोस के घर से आया करती थी, या वाकई में ये जो मूवमेंट थी, ये जो आवाज़ें थी, ये उन्हीं कमरों से आया करती थी जो कि मेरे बराबर में मौजूद थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था और मैं प्लान कर रहा था कि अपनी स्टडीज़ को ख़त्म करूं और ऊपर जाके आराम से सो जाऊं। इसी दौरानी में मुझे दोबारा से उस बराबर वाले कमरे से जो कि मेरे राइट साइड यानी ग्राउंड की तरफ मौजूद था वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। आज ये जो आवाज़ें थीं ये इतनी वाज़ेह आवाज़ें थीं कि इन आवाज़ों का इनकार करना या इनको ना मानना नामुमकिन था। खैर, कुछ देर तक ये जो आवाज़ें थीं मैं इनको सुनता रहा और जब ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि वाकई में कोई इस कमरे के अंदर मौजूद है या सरासर ये जो आवाज़ें हैं ये बाहर यानी ग्राउंड की तरफ से आया करती हैं। अब जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये जो आवाज़ें थीं बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती चली जा रही थीं और एक लम्हा ऐसा आ चुका था कि मुझे यकीन हो चला था कि वाकई में इस बराबर वाले कमरे में कोई ना कोई अंदर ज़रूर मौजूद है। बहरहाल इसी तजस्सुस के अंदर जब मैंने आगे बढ़ के इस कमरे के दरवाज़े को खोलना शुरू किया तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कोई ना कोई एकदम से न सिर्फ मेरे सामने आ जाएगा बल्कि शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा मेरे सामने अभी होने ही वाला है। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैंने दरवाज़ा खोलना शुरू किया तो वैसे वैसे ये जो दूसरे कमरे की या बाहर की तरफ की रोशनी थी वो एकदम से उस कमरे के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे ये रोशनी अंदर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे मुझे लग रहा था जैसे इस कमरे के आखिर में या कॉर्नर की तरफ जहाँ पे अलमारी मौजूद है उधर कोई खड़ा हुआ है। और वाकई में जब मैंने उस तरफ एग्जैक्टली देखना शुरू किया या मैंने उस कॉर्नर की तरफ गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक औरत जो कि 7 या 8 फीट की होगी, उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और अजीब बात ये थी कि उस औरत के जो बाल थे वो इस कदर लंबे, इस कदर बड़े बाल थे
बावजूद इसके कि वो खड़ी हुई थी, उसके बाल बाकायदा ज़मीन को छूते हुए दिखाई दे रहे थे। आप यकीन करें कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें या तो रुक चुकी हैं या फिर मेरे दिल ने मुकम्मल तौर पे काम करना ख़त्म कर दिया है। इसी दौरानिए में जब मैंने उस औरत के चेहरे के ऊपर नज़र डाली तो ये जो चेहरा था शायद दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन चेहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो चेहरा है इसका आधा हिस्सा जला हुआ है। अजीब बात ये थी, ये जो औरत थी इसकी आंखों से लाल शोले या अंगारे चमकते हुए दूर से ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस औरत की आंखों में आग लगा रखी हो। बस ये अल्लाह जानता है कि मैंने किस तरह अपने आसाब पे या अपने ऊपर काबू रखा और मैंने जल्दी से इस दरवाजे को बंद किया और बंद करने के बाद मैंने वापस सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं सीढ़ियों को क्रॉस करके अपने कमरे या अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ आया हूँ तो वहाँ पे मेरी अम्मी पहले से ही मुंतज़िर थीं और वो मुझे देख के पूछने लगी कि बेटा इतनी रात में नीचे क्यों गए थे। अब जैसे ही मेरी अम्मी ने यह सवाल किया तो अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोशी में या गुनूदगी में जाता चला जा रहा हूँ। आप यकीन करें कि 2 या 3 घंटे तक मुकम्मल तौर पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शायद मर चुका हूँ या इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हूँ। खैर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब मुझे होश आना शुरू हुआ तो मुझे लोगों से बात करने में, ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स से बात करने में तकरीबन 2 या 4 घंटे मज़ीद लगे। अब जो मेरे घर वाले थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसको देखने के बाद तुम इतनी बुरी तरह भागते हुए ऊपर की तरफ आए थे। खैर जब मैंने अपने घर वालों को ये सारा का सारा किस्सा, ये सारी की सारी कहानी सुनाई तो मेरी अम्मी पहले तो चुप रहीं, लेकिन जब हमने इसरार किया या उनसे इस बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अरसे पहले हमारे किराएदार इस घर के अंदर रहा करते थे और उनका भी यही कहना था कि उन्होंने रात के औकात में, ख़ास तौर पे रात के 2 या 3 बजे के टाइम ऐसे ही एक कैरेक्टर को, ऐसी ही एक औरत को ना सिर्फ देखा है बल्कि उसका हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसा कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। मिस सना बताती हैं कि जो वाक़या है ये उस वक्त का वाक़या है, यानी कि 2001-2 का वाक़या है। इस दौर में एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब किया करती थी। बेसिकली एक इस तरह का कॉल सेंटर था जहाँ पे 24/7 कस्टमर सर्विसेज दी जाती थी और वहाँ पे कुछ PTCL नंबर्स थे जिनके ऊपर कॉल्स आया करती थी। खैर किस्सा मुख्तसर ये बताती है कि अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं ऑफिस से फ्री होती थी तो रात के तकरीबन 12:30-1 बजे आया करते थे। अब जो हमारे मैनेजर थे ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि जितनी भी लड़कियां रात की शिफ्ट में मौजूद हैं तमाम लड़कियों को खैरियत से उनके घरों के बाहर या उनके अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप किया जाए। हैरान कुन बात ये थी कि उस दौर में जो मेरी रिहाइश थी वो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 के अंदर थी। अगर आप आज के दौर में भी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में जाते हैं तो वहाँ की जो आबादी है वहाँ पे इस कदर सन्नाटा हुआ करता है। ख़ास तौर पे रात के 9 या 10 बजे के टाइम आपको ऐसा लगता है जैसे आप आज के दौर में भी किसी विलेज में या किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है। ये बताती है कि अक्सर ऐसा होता था कि जो हमारा वैन ड्राइवर था जो कि एक हाई रूफ के ज़रिए हमें घर छोड़ा करता था तो वो अक्सर जो मेरा अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट के सामने छोड़ने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो जाता था। हालांकि मैं उसको कहती थी कि भाई जब तक मैं अंदर ना चली जाऊं या मैं जब तक नॉक ना कर लूं, मेरी अम्मी नीचे ना आ जाएं, तो मेहरबानी होगी आप वेट किया करें। लेकिन ये उसका रोज़ का मामूल था। वो मुझे गेट के आगे छोड़ता और उसके बाद वहाँ से रवाना हो जाता। हैरान कुन बात ये थी कि जो हमारे अपार्टमेंट्स थे वो उस दौर में न्यू तामीर हुए थे तो ज़्यादातर जो अपार्टमेंट्स थे वो खाली थे, जबकि जो कम अपार्टमेंट्स थे वहाँ पे आबादी या लोग मौजूद थे। खैर वैसे ही उस रात हुआ कि जो हमारा वैन ड्राइवर था उसने जल्दी से हमारा जो गेट था या जो बाउंड्री वॉल थी उसके सामने छोड़ा और छोड़ने के बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। अब जैसे ही मैं एंट्रेंस की तरफ से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने के लिए स्टेयर्स की तरफ आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेयर्स के पास जो लाइट्स मौजूद हैं वो ना सिर्फ बंद हैं बल्कि आज कुछ ज़्यादा ही अंधेरा महसूस हो रहा है। हैरान कुन बात ये थी कि जब मैं स्टेयर्स के बिल्कुल करीब पहुंची
तो ऐसा लगा कि जो एक लाइट जल रही थी वो भी शायद बंद हो चुकी है। खैर, जब मैंने स्टेयर से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई है जो ऊपर मौजूद है, और जो भी ऊपर मौजूद है वो मुसलसल या तो गुनगुना रहा है या अपने मुंह से हमिंग की आवाज़ निकाल रहा है। ऐसा आमतौर पे नहीं हुआ करता था, और आमतौर पे जब मैं वापस आती थी तो इतनी रात हो रही होती थी, तो जो भी इक्का दुक्का लोग उस अपार्टमेंट में या इस बिल्डिंग में रहा करते थे वो आमतौर पे सो चुके होते थे। अब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रही थी, यानी मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह सीढ़ियों से आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो हमिंग की आवाज़ थी ये ना सिर्फ बढ़ रही थी, बल्कि मुझे यकीन हो चला था कि जैसे ही मैं जीने से मुड़ूंगी तो यकीनन मेरा सामना किसी लड़की या फिर किसी औरत से होगा, क्योंकि जो हमिंग की आवाज़ थी या ये जो गुनगुनाने की आवाज़ थी ये क्लियरली पता चल रहा था जैसे किसी औरत की आवाज़ है, और वो वहाँ पे बैठी हुई खुशी के तराने पढ़ रही है या अपनी खुशी का गा गा के इजहार कर रही है। अब जैसे ही मैं जीना मुड़ के ऊपर की तरफ बढ़ी तो जब मेरी नज़र टॉप पे पड़ी, यानी जो आखिरी वाली सीढ़ी थी वहाँ पे मैंने देखा कि एक औरत जिसने ब्लैक कलर का अबाया पहन रखा है वो ना सिर्फ सबसे टॉप पे बैठी हुई है, बल्कि कुछ अजीब तरीके से सीढ़ियों पे बैठे हुए मुसलसल या तो गुनगुना रही है या फिर कोई गाना गा रही है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये कौन कैरेक्टर है, ये कौन औरत है जिसको मैं नहीं जानती, और ये औरत बड़े अतमाद के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ वहाँ पे बैठी हुई है बल्कि मुसलसल गाना गा रही है। अब जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुँची, यानी आप कह सकते हैं कि मेरे और उसके दरमियान मुश्किल से 2 या 3 फीट का फासला होगा, तो इसी दौरानिए में उस औरत ने नाक से मेरा नाम पुकारा। उसने मेरा नाम कुछ इस तरह से लिया, ऐसा लगा जैसे बहुत पतली सी आवाज़ है, जैसे कि आमतौर पे कोई नाक से बोला करता है। मैं बड़ी हैरान हुई कि आखिर ये कौन खातून है जिनको मैं नहीं जानती, जो ना सिर्फ मेरा नाम जानती हैं बल्कि मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही हैं। अब जब मैंने दोबारा से उस औरत की तरफ देखा तो उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से तब्दील हो चुकी हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों की जो पुतलियाँ हैं वो ऊपर चढ़ चुकी हैं और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी हैं। अल्लाह जानता है कि जब मैंने उस औरत को इस सुलिये में या इस हाल में देखा तो जैसे तैसे करके ना मैंने सिर्फ उसको क्रॉस किया, बल्कि उसको क्रॉस करने के बाद मैं जैसे तैसे जब अपने घर के सामने पहुंची तो मैंने ज़ोर ज़ोर से अपने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। मैं इस बुरी तरह से अपने दरवाजे को पीट रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई चोर लग चुके हैं। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि अगले ही लम्हे मेरी जो मदर थी उन्होंने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं एकदम से अंदर की तरफ आई और मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ देर तक ऐसा लग रहा था मेरी सांसें रुक चुकी हैं। मैं लाख कोशिश के बावजूद ना ही कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ बता पा रही थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने अपनी माँ को सारा का सारा वाक़या बताया, और ये सुनने के बाद मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा भाई, हम सारे के सारे नीचे आए। हैरान कुन बात ये थी कि जब हम लोग वापस आए और वापस आने के बाद जब हमने पूरी स्टेयर्स देखी तो उन पूरी स्टेयर्स पे ना ही वो औरत मौजूद थी और ना ही लग रहा था कि जैसे अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पे रही होगी। इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और मेरा ख्याल है कि 1 साल के बाद दिसंबर का एंड चल रहा था या जनवरी स्टार्ट हुए थे, इत्तेफाक से मेरे जो कज़न्स हैं वो फैसलाबाद से यहाँ पे रुकने हुए आए हुए थे। जब आपके घर में आपके कज़न्स, आपके जानने वाले, आपके दोस्त आया करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जागें, यानी लेट नाइट तक जागें, उनसे बातें करें और इसी तरह एंजॉय करें। तो वैसे ही हम लोग सारे के सारे कज़न्स जाग रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि वैसे ही बातों में मेरे एक कज़न ने कहा कि क्यों ना हम लोग छत की तरफ चलें। हालांकि हम लोग आमतौर पे छत पे जाने से परहेज़ किया करते थे, लेकिन वैसे ही बातों में जब बात निकली तो हम सारे के सारे छत पे जाने के लिए राज़ी हो गए। हैरान कुन बात ये थी कि जब हम छत की तरफ आ रहे थे तो शदीद सर्दी हो रही थी और दूर दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा छाया हुआ है या फिर हल्की हल्की सी धुंध मौजूद है। जैसे तैसे करके जब हम पीछे के रास्ते से जो टॉप की छत थी वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे आके हम लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। इसी दौरानिए में जबकि हम लोग बातें कर रहे थे तो इत्तफाक से जो मेरी नज़र है, जो सामने का एरिया था जो कि मुकम्मल तौर पे खाली था, और मेरा ख्याल है कि आज भी उस इलाके में उस अपार्टमेंट के सामने जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पे खाली है। जब मेरी नज़र उस एरिए पे, उस खाली जगह की तरफ पड़ी
تو مجھے ایسا لگا کہ سامنے جو ایک برگد کا درخت موجود ہے، اس درخت کے پیچھے یا تو کوئی کھڑا ہوا ہے یا پھر کوئی موجود ہے جو اپنی پریزنس شو کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اس طرف مزید غور کیا اور جب میں نے دوبارہ سے وہاں پہ غور کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس جگہ ویسے ہی اسی حلیے میں ایک عورت موجود ہے۔ اس نے بھی ویسے ہی بلیک کلر کا برقع پہن رکھا ہے اور کچھ عجیب طریقے سے اس درخت کے اطراف میں چکر لگا رہی ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جس طریقے سے وہ چل رہی تھی، کسی بھی طرح سے اس کی جو چال تھی، نہ ہی وہ انسانی چال تھی اور نہ ہی لگ رہا تھا جیسے کہ انسان یا خواتین اس طرح سے چلا کرتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 یا 4 منٹ تک وہ جو عورت تھی مسلسل اس درخت کے اطراف میں چکر لگا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ریچولز پرفارم کر رہی ہو، کوئی عبادت کر رہی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کام مکمل کرنا چاہتی ہو۔ خیر 3-4 منٹ کے بعد جب اس نے یہ جو بھی ایکٹیویٹی تھی اس کو ختم کیا تو اس نے براہ راست میری طرف دیکھنا شروع کیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے ہی اس عورت نے میری طرف دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ماضی میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا یا جو عورت میرے سامنے ان سیڑھیوں پہ نظر آئی تھی، شاید دوبارہ سے وہی عورت ایگزیکٹلی ویسے ہی حلیے میں میرے سامنے موجود ہے۔ ویسے ہی میرے اوپر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، ویسے ہی مجھے سردی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا مجھے بخار چڑھنے ہی والا ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہانہ بنا کے اپنے کزنز کے ساتھ نیچے جانا بہتر سمجھا، اور جب میں اپنے کزنز کے ساتھ واپس نیچے کی طرف آ گئی تو تب کہیں جا کے مجھے تھوڑا سا سکون کا سانس ملا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کافی عرصے تک، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے عرصے تک ہم ان اپارٹمنٹس میں اس جگہ رہتے رہے، تو ملٹیپل ٹائمز مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ عورت یا وہ جو بھی مخلوق تھی نہ صرف مجھے نظر آیا کرتی ہے بلکہ وہ جان بوجھ کے میرے سامنے آتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ڈرانا چاہتی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی نہ کوئی میسج دینا چاہتی ہو۔ اللہ کا شکر ہے لیٹر آن جب ہم لوگوں نے اپنا گھر شفٹ کیا تو اس کے بعد سے وہ جو بھی مخلوق تھی یا جو بھی عورت تھی وہ نہ صرف نظر آنا ختم ہو گئی تھی بلکہ الحمدللہ اس سینیریو سے یا اس خوف سے میں مکمل طور پہ باہر آ چکی تھی۔